सवाल है कि आखिरकार कौन जीतेगा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, कैसे बच गया है एनडीए, कौन निकल गया है आगे, इंडिया गठबंधन और मुस्लिमों की आखिरकार चुनौती क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए क्या है महाराष्ट्र चुनावों की मौजूदा स्थिति। दूसरा, वीआईपी सीटें कौन सी हैं, बड़े चेहरे कौन से हैं और भारी मुद्दे कौन से हैं। तीसरा, कैसे बच गया है एनडीए, बीजेपी के लिए क्या मुश्किल है। चौथा, इंडिया गठबंधन और मुस्लिमों के लिए क्या चुनौती है। और पांचवा, पिछले चुनावों में क्या हुआ था और अभी जो ताजा सर्वे है वो क्या कहता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले भारत का ये नक्शा देखिए कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र है और इस जगह पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को मतदान है, बुधवार का वो दिन है। कुल सीटें हैं 288, बहुमत का आंकड़ा है 145 और नतीजे आने वाले हैं 23 नवंबर को। और देखिए मैं आपको और बता देती हूँ किस तरीके से 29 जो एससी के लिए आरक्षित हैं सीटें, 25 एसटी के लिए है। और यहाँ पर मेन मुकाबला किसके बीच में है। एक तरफ है महायुति यानी बीजेपी का पूरा गठबंधन और उनके साथी वर्सेस महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस का पूरा गठबंधन और उनके सारे साथी एमवीए। देखिए मैं अभी आपको वही मौजूदा स्थिति बता रही हूं कि किस तरीके से महायुति की अगर हम बात कर लेते हैं, आपको शुरू से समझना होगा, एक ओवरऑल पिक्चर लेनी होगी कि किस तरीके से बीजेपी जो है 149 सीट्स पे लड़ रही है सबसे ज्यादा सीटों पर। एनसीपी अजीत की पार्टी 56 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट यहां पर 81 सीटों पर लड़ रहा है। और अगर मैं आपको एक थोड़ा सा और टेबल फॉर्मेट में बता देती हूं तो अगर आप इधर देखेंगे किस तरीके से, देखिए बीजेपी 149, कांग्रेस 101, अजीत पवार की पार्टी 59, शरद पवार की पार्टी 86, शिवसेना यहां पर शिंदे की पार्टी 81, यहां पर उद्धव की पार्टी 95 और यहां पर मन से 125, आपको बीबीए दिख रहा होगा 200, यहां पर बहुजन समाज पार्टी 237 और यहां पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम 26। तो देखिए इस तरीके से यहां पर इतने लोग लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। और अगर धीरे धीरे मैं आपको आगे बताती हूं, देखिए आपने महायुति का पूरा देख लिया कि कौन कौन एक साथ है। एमवीए में देख लीजिए कांग्रेस 101, यूबीटी। अब आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में कंफ्यूजन इतना क्यों है, क्योंकि एक ही पार्टी यानी शिवसेना, असली शिवसेना की लड़ाई है। कोर्ट में तो वो पता चल गया है कि किसको दे दिया है कोर्ट ने, क्या है मामला, लेकिन अब जनता के बीच में आखिरकार ये जो आइडेंटिटी की लड़ाई है। आपको पता है कि अजीत पवार शरद पवार अलग गुट हैं, कैसे उद्धव और शिंदे अलग हो चुके हैं। यहां पर शिवसेना यूबीटी 94, एनसीपी शरद पवार की पार्टी 85 सीटों पर लड़ रही है। एसपी समाजवादी पार्टी यहां पर 9 उम्मीदवार उतारे हैं। पीडब्ल्यूपी पे लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट भी इनके साथ है और पीडब्ल्यूपी को भी 2 सीटें मिली हैं। और अगर मैं आपको बताती हूं कि और कौन सी अलग अलग पार्टियां हैं, एआईएमआईएम, एमएनएस यानी मनसे, वीबीए समेत 158 पार्टीज। आप सोचिए ये 288 सीट्स पर 158 तरीके की अलग अलग पार्टीज लड़ रही हैं, वहां के क्षेत्रीय दल हैं और किस तरीके से 2000 से ज्यादा निर्दलीय मैदान में हैं। तो देखिए यहां पर महायुति वर्सेस एमडीए तो है ही, लेकिन कितने सारे आपको दिखेंगे वोट कटवा यहां पर। और किस तरीके से अब आगे मामला सुलझता है किसी पार्टी का, किसी गठबंधन का, या फिर उलझता है। और देखिए अभी की अगर मैं आपको स्थिति बताती हूं, बीजेपी प्लस 207 पर कायम है, कांग्रेस प्लस 77 पर और अन्य यहां पर है 4। अब दूसरे पॉइंट में जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि वीआईपी सीटें और बड़े चेहरे कौन से हैं। तो देखिए एक एक करके मैं आपको पूरी प्लेट में बता रही हूं। कोपड़ी पचपा खड़ी की ये सीट है, एकनाथ शिंदे जो कि इस वक्त सीएम है महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी से, और इनके सामने है यूबीटी से यानी उद्धव गुट के केदार दिघे। और ऐसे ही करके देखिए ये पूरा का पूरा आपको महाराष्ट्र का नक्शा दिख रहा होगा कि इस वक्त जो मैं आपको बता रही थी, आपको ऑरेंज में ये पूरा बीजेपी का इलाका, जो ब्लू है वो पूरा कांग्रेस है और जो आपको ग्रे में दिख रहा है ये अन्य वाला इलाका है। आगे देखिए कि नागपुर दक्षिण पश्चिम से हैं बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के प्रफुल्ल। आगे देखिए बारामती से एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के योगेंद्र पवार, और मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड नेफ्यू हैं। आगे देखिए वर्ली यानी एक ही परिवार के हैं और इधर कहीं ना कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई है। वर्ली से देख लीजिए आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं यूबीटी से, और यहाँ पर मिलिंद देवड़ा जो कि शिवसेना से लड़ रहे हैं यानी जो असली शिवसेना है वहां से लड़ रहे हैं। आगे महीन से देख लीजिए, तीनों आप देख सकते हैं, एमएनएस से अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं, यूबीटी से महेश सावंत और एसएस से सदा सरवरकरन। आगे देखिए साकोली से बीजेपी से अविनाश, कांग्रेस से नाना पटोले। यहां से देखिए इस्लामपुर से एनसीपी के डॉक्टर निशिकांत पाटिल और एनसीपी के जयंत पाटिल। आगे देखिए कामकी से बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले और कांग्रेस के सुरेश यादव राव। येवला से एनसीपी के छगन भुजबल और एनसीपी के आप देख सकते हैं एनसीपी एसपी के यानी जो शरद पवार गुट है माणिकराव शिंदे। आगे देखिए कराड़ से आप देख सकते हैं अतुल भोसले वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। आगे देखिए मानखुर्द से
शिवाजी नगर से एनसीपी के नवाब मलिक और एसपी के अबू आजमी, यहां पर एक दिलचस्प फाइट देखने को मिलेगी। आगे देखिए, दिंडोशी से एसएस के यानी शिवसेना के संजय निरुपम और यूबीटी के सुनील प्रभु। आगे देखिए, कनकवली से बीजेपी के नीतीश राणे, यूबीटी से संदेश भास्कर। और ऐसे अगर मैं आपको पूरी वीआईपी सीटें, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। मुंबा देवी की ये सीट है। एसएस से शाइना एनसी, कांग्रेस के अमीन पटेल। आगे देखिए, बांद्रापुर से एनसीपी के जीशान सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के बेटे, जिनकी अभी हाल ही में असैसिनेशन किया गया था, यूबीटी के वरुण सरदेसाई। आगे देख लीजिए, बीजेपी से राम शिंदे, सीट वहां पर लिखी हुई है। और यहां पर एनसीपी के रोहित पवार, जो कि ग्रैंड नेफ्यू हैं शरद पवार के। ब्रह्मपुरी से देखिए, बीजेपी के कृष्णलाल, कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार। आगे संगमनेर से एसएस के अमोल खताल और कांग्रेस के बाला साहब थोरात, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मुब्रा कलवा से नजीब मुल्ला और एनसीपी के जितेंद्र अहवार। आगे देखिए, अनुशक्ति नगर से एनसीपी की सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी। और यहां से आप देख सकते हैं एनसीपी एसपी के फहाद अहमद, ये स्वरा भास्कर के पति हैं। इधर देख सकते हैं लातूर रूरल से बीजेपी के रमेश करार और कांग्रेस के देशमुख यानी ये रितेश देशमुख, आपको पता होगा ना, बॉलीवुड एक्टर। अभी हाल ही में उन्होंने अपने दोनों भाइयों के लिए रैली की थी और दोनों ही कांग्रेस के हैं। आप देख सकते हैं रितेश देशमुख, जो कि बॉलीवुड एक्टर है, उनके दोनों भाई इस वक्त मैदान में हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि आखिरकार बड़े मुद्दे इस चुनाव में कौन से रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो है आइडेंटिटी और ईगो की लड़ाई। आपको पता है कि कैसे शिवसेना टूटी, कैसे एनसीपी टूटी, कैसे दो दो गुट हो गए। और अब जो है सामने लड़ाई है कि भाई जनता किसको चुनती है। कोर्ट में तो जो फैसला हुआ वो हुआ, लेकिन जनता आइडेंटिटी के मामले में किसको चुनती है। और ये जो ईगो की लड़ाई है ना आपस में, उसमें कौन जीतता है। और देखिए, अभी तो बीजेपी ने एक नया टर्म दिया है, वोट जिहाद। भाई आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी ये एमबीए वाले हैं यानी इंडिया गठबंधन वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, वो वोट जिहाद कर रहे हैं। मुसलमानों के वोटों को खरीदा जा रहा है, उनको एक तरीके के कुछ वादे करके उनको अपनी तरफ लिया जा रहा है। इस तरीके के पूरे वोट जिहाद वर्सेस धर्मयुद्ध। फडणवीस का कहना ही है कि अगर वो लोग वोट जिहाद कर रहे हैं तो हमें धर्मयुद्ध करना चाहिए। इस तरीके से ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहां पर लाई जा रही है। फिर देखिए, वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा है। बीजेपी ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड, ये जितनी भी किसानों की जमीन है, अगर एमवीए सत्ता में आती है तो किसको दे देगी, मुस्लिमों को दे देगी। आगे देखिए, एमवीए के क्या मुद्दे हैं। एमवीए कह रहा है कि संविधान खतरे में है और आप हमको चुनो ताकि हम वो बचा सके। महंगाई है, लेकिन बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करना है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करना है। महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात ले जाने, यानी बार बार आपने देखा होगा राहुल गांधी ये कहते हैं कि अदानी को धारावी प्रोजेक्ट देने के लिए आरोप लगाया जाता है। आपको पता है ना, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ये जो बिजनेस वाली पूरी की पूरी लड़ाई चलती है। तो ये आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, ये आरोप लगाए एमबीए में कि कैसे अदानी को सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर गुजरात ले जाने के लिए, यानी इस तरीके से पूरा बिजनेस प्लान सेटअप किया गया। और अभी तो आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे आरोप लगे थे कि एक मीटिंग में इधर फडणवीस, इधर अडानी ने पूरी बीच में बैठक कराई थी। आपको पूरा का पूरा मामला पता होगा किस तरीके से फडणवीस ने मना किया इस बारे में, लेकिन फिर भी अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। शिवसेना एनसीपी बगावत। आपको पता है किस तरीके से बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी। ये आरोप लगता है ना उनके ऊपर कि कैसे पूरी की पूरी रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई, कैसे जो पार्टियां हैं उनको तोड़ दिया गया मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में। किसानों, युवाओं की बदहाली, जाति जनगणना और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग, मुद्दा मराठा आंदोलन का भी है। यहाँ पे इस तरीके से जो एमवीए यानी जो इंडिया गठबंधन पूरे के पूरे मुद्दे उठा रहा है वो ये है। आगे देखिए, महायुति, एक तो मैंने आपको बता दिया। फिर जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मेट्रो, बुलेट ट्रेन जैसी योजनाओं को अटकाने का आरोप लगाया जा रहा है। वोट जिहाद वाला मैं आपको बता चुकी हूं। संविधान से धोखाधड़ी की जा रही है, अर्बन नक्सलवाद फैलाया जा रहा है। ये सब आरोप हैं बीजेपी के यानी एमवीए के। किसके ऊपर, माफ कीजिएगा, आपके पूरे के पूरे एनडीए के आरोप हैं एमवीए पर। विकास पर जोर दिया जा रहा है। जितने भी एनडीए वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग विकास के बलबूते पर जीतते हैं। लाडकी बहन योजना सबसे कारगर योजना। इनफैक्ट अभी जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे भी वो भी कह रहे हैं कि महिलाओं के बीच में इस योजना का बहुत ज्यादा फायदा है। हिंदू एकता पर फोकस किया जा रहा है कि अगर सामने वाले भी, आपको पता है कि ज्यादातर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितना भी मुस्लिम जो वोट है वो वहां पर खिसकता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरीके से हिंदू एकता पर फोकस किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कैसे बटा एनडीए और बीजेपी के लिए क्या मुश्किल। तो देखिए, दोनों की मुश्किलें बताती हूँ। शुरुआत में एनडीए से करती हूँ कि योगी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये नारा यूपी में तो चल गया, लेकिन जब महाराष्ट्र में आया
तो जितने भी एनडीए के नेता थे, इनफैक्ट बीजेपी के भी नेता, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये नारा ठीक नहीं है और महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। आप सोचिए, एक ही गठबंधन के होके योगी उत्तर प्रदेश के सीएम, यानी अगर वो कोई नारा देते हैं तो उसके खिलाफ में कई लोग एनडीए से ही उतर आते हैं, यानी उन्हीं के गठबंधन साथी से और उन्हीं की पार्टी से। अजीत पवार कहते हैं ये स्लोगन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। शिंदे की शिवसेना का भी यही स्टैंड रहता है और शिंदे भी ये कह चुके हैं कि ये इधर ठीक नहीं है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी कहती है कि ये नारा गैर जरूरी है। भाई हमको सबको साथ लेके चलना है, तो ये बटेंगे कटेंगे वाला नारा इधर नहीं चलेगा। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी बताया गैर जरूरी है, लेकिन फडणवीस डिफेंड करते हुए दिखे, क्योंकि आपको पता है बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में फडणवीस है, तो वो ये कहते हुए दिखे कि उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की। और मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है नारे को आगे बढ़ाया, और जितने भी बाकी दूसरे एनडीए वाले उन्होंने भी इस नारे को आगे बढ़ाया कि भाई एक है। तो ये देखिए डैमेज कंट्रोल था कहीं ना कहीं। जो बटेंगे कटेंगे वाला नारा है वो महाराष्ट्र में आते आते थोड़ा सा वो, और अब उसका सवाल यही है कि ये योगी का नारा बैकफायर तो नहीं करेगा। अब देखिए मैं आपको अजीत पवार का भी कोट बता देती हूँ। उन्होंने साफ कह दिया है हमारा नारा सबका साथ और सबका विकास है। अगर कोई शिवाजी, फुले, अंबेडकर की विचारधारा से भटकेगा तो महाराष्ट्र उसे नहीं बख्शेगा। इस तरीके से एनडीए के साथियों में ही मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किस तरीके से अभी नया मुद्दा, और ऑपोजिशन भी इसको लगातार उठा रहा है। और देखिए सीट शेयरिंग पर हुआ था बवाल, आपको पता है एनडीए के बीच में कि पहले तो सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही थी, किस तरीके से अमित शाह को वहां पर पहुंचना पड़ा था, किस तरीके से इनके बीच की जो अंदर की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आई थी। अभी सीएम का चेहरा डिसाइडेड नहीं है, इस वक्त तो शिंदे हैं, लेकिन आगे क्या होता है कई बार सबसे पूछा जा चुका है, चाहे वो फडणवीस हो चाहे वो शिंदे हो। लेकिन अभी भी ये जो सीएम रेस की लड़ाई है ना, वो कुछ ऐसा ना हो जाए कि या तो ये लोग जीत के अलग हो जाए या फिर जीतने से पहले ही कुछ ना कुछ बड़ा हो जाए। कहा नहीं जा सकता है अभी इसमें। तो ये जो सीट शेयरिंग के बाद अब जो इस सीएम पर है वो बवाल हो सकता है। देखिए ईसी की, शिंदे, उद्धव, राहुल की जांच पर बवाल। अभी एक नया मुद्दा आया कि कैसे इलेक्शन कमीशन की टीम्स ने जाकर शिंदे के बैग चेक किए, उद्धव के बैग चेक किए, राहुल की भी जांच हो गई। तो इस तरीके से उद्धव की तरफ से ये नया मुद्दा उठाया गया कि ये गलत है। इस तरीके से अगर आपको तलाशी लेनी है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की लो। तो अभी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जहां जहां चेकिंग करने पहुंच रहा है वहां वहां बवाल हो रहा है। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन और मुस्लिमों की क्या चुनौती। तो देखिए चुनावों में कुल 420 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, और बीजेपी ने खुद नहीं उतारे लेकिन उनके जो साथी हैं यानी एनसीपी, उन्होंने उतारे हैं। देखिए महाविकास आघाड़ी ने 14 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं 9 तो कांग्रेस के हैं। महायुति गठबंधन ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए एमवीए में कांग्रेस ने 9 उतारे, यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी ने वर्सोवा से 1 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, शरद पवार की पार्टी ने 4 उतारे। इंडिया गठबंधन में भी मतभेद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए में है। सीट शेयरिंग यहाँ पर भी नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर भी पेच फंसा हुआ था, और यहाँ पर भी सीएम फाइनल नहीं है। आपसी लड़ाई है कि भैया कौन होगा, और आपसी मनभेद भी हैं कि इस तरीके से किस तरीके से जो इनका गठबंधन चल रहा है उसको ठीक किया जाएगा। सीट शेयरिंग तो उन्होंने जैसे तैसे कर ली, लेकिन जब बात सीएम पर आएगी तो आगे क्या होगा। सवाल तो ये भी उठता है क्या मुस्लिम प्रत्याशी एमवीए के लिए वोट कटवा साबित होंगे। आपको पता है किस तरीके से इस वक्त जो मुस्लिम वोटर है वो हमने पहले ही देख लिया है, और काफ़ी हमने ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स देख ली है जो एमवीए की तरफ जा रहा है। लेकिन एमवीए में भी अगर आप देखिए जो अलग से मुस्लिम प्रत्याशी उतरे हुए हैं, भाई 420 है, 420 तो सारे एमवीए के हैं नहीं। एआईएमआईएम ओवैसी ने भी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और 16 सीटों पर जो है अपने जितने भी कैंडिडेट से उतार दिए। तो अब ये 16 ओवैसी को वोट करें या फिर वो एमवीए की तरफ जाए। अच्छा मैं आपको ये सारी सीट्स दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए औरंगाबाद से लेकर अगर आप मानपुर, शिवाजी नगर, ये सारी सीट्स हैं जिस पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, जिसमें से आप ये वर्सोवा, मुंबई भी देख लीजिए। अब देखिए उलेमा बोर्ड जो है उन्होंने 17 शर्तों के साथ एमवीए को समर्थन दे दिया है। अब ये ओवैसी के लिए भी दिक्कत है कि अगर वो खुद एक पूरा का पूरा, आपको पता है ना एआईएमआईएम किस तरीके से पिछली बार भी उन्होंने 2 सीटें जीती थी, तो अगर उलेमा बोर्ड ही एमवीए को समर्थन दे चुका है तो ओवैसी की भी मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन ओवैसी का जो वोट बैंक है वो कहीं एमवीए के लिए वोट कटवानी बन जाए, और जितने भी दूसरे मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो कहीं झोल ना कर दे। तो देखिए बड़ा मुकाबला यहाँ पर, और एक कंफ्यूज्ड मुकाबला देखने को मिल सकता है। अच्छा एक नजर डाल लीजिए कि पिछले चुनावों में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में विधानसभा नतीजे 2019 के देखते हैं। 288 सीट्स, 145 आंकड़ा। पिछली बार एनडीए ने 161 जीते, यूपीए ने 98 और अदर्स के खाते में 29। तो आपको पता है ये सामने एनडीए जीत गई थी। लेकिन फिर भी आपको पता होगा ना उसके बाद क्या हुआ। ये तो जो मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ, देखिए बीजेपी 105, शिवसेना 56, एनसीपी 54, आईएनसी
44। और ये वो वक्त था जब ये लोग साथ में थे, यानी तब तक शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट में नहीं बटी थी और एनसीपी अजीत पवार और शरद पवार गुट में नहीं बचा था। और अभी की स्थिति आपको पता है डिफरेंट है। ये मैं आपको पूरे के पूरे पीछे के बता रही हूं कि 2019 में इनिशियली क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद कितनी ज्यादा महाराष्ट्र में उठापटक हुई है वो पूरी कहानी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं। और देखिए महाराष्ट्र का ये जो लोक पोल ने सर्वे किया, उन्होंने बता दिया है कि एमवीए यहां पर जीत रही है। 151 से 162 सीट्स इसको मिलती हुई, यानी 145 के आंकड़े को एमवीए ने पार कर लिया है। महायुति देखेंगे 115 से 128 और अदर्स के खाते में 5 से 14। और देखिए अब वोट शेयर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लोक पोल का जो प्री वोटिंग मतलब वोटिंग से पहले जो सर्वे आता है, ओपिनियन पोल आता है, वो आ चुका है। और उन्होंने बहुत सारे पॉइंटर्स भी बताए। इसमें यह बताया है कि किस तरीके से ये जो पोलराइजेशन हुआ है, जो हिंदू मुसलमान हुआ है, उसकी वजह से ये जो मूव है एनडीए को बैकफायर कर गया है। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी है एनडीए के खिलाफ की, जितना भी सत्ता में उठापटक हुई लोग वहां से परेशान हो गए हैं। ये जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला सेंटिमेंट है वो आड़े आ गए हैं। ओबीसी वोटर्स, हालांकि इन्होंने कहा है कि इनको लग रहा है लोकसभा के बाद थोड़ा सा एनडीए की तरफ मूव होना शुरू हो गया है। कास्ट अलाइनमेंट देख लीजिए किस तरीके से, रूरल स्ट्रेस जहां पर देखिए सोयाबीन का चाहे भाव हो, कॉटन का भाव हो, इस तरीके से बड़े मुद्दे हैं वहां पर। और इन्होंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है कि इनको लगता है कि एमवीए की, यानी जो ओपिनियन पोल है, कि एमवीए इस बार जीत जाएगी। लेकिन इसी के विरुद्ध आपको ये आईएनएस दिख रहा होगा, आपको मैट्राइज का सर्वे दिख रहा होगा, इन्होंने साफ कह दिया है महायुति को इधर 145 से 165 सीट्स मिलती हुई, यानी इन्होंने भी लगभग जो ये पूरा का पूरा जादुई आंकड़ा है वो पार कर लिया है। वोट शेयर 47 और एमवीए को 106 से 126, यानी बहुमत के नीचे, और अदर्स के खाते में 0 से 5। तो इस पोल की अगर हम बात करते हैं मैटेराइज, तो यहां पर हमें दिख रही है कि महायुति जीत रही है। और इन्होंने पूरा रीजन वाइज बताया है और लोक पोल के हिसाब से एमवीए जीत रहा है। तो अब सवाल है, आपसे भी मैं पूछ रही हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिरकार आपको क्या लगता है। ये तो ओपिनियन पोल है, लेकिन अगर आप नजर डालते हैं लोकसभा में बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आया था। ये देखिए 48 लोकसभा, और 2024 में आपको पता है अभी इलेक्शन हुए हैं, तो ये 48 सीट्स में कांग्रेस 13, यानी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस उभर के निकली। बीजेपी 9, यूबीटी 9, शरद पवार 8। मतलब ये जितने भी है ना, शरद पवार आगे निकल गए अजीत पवार से। अब तो अजीत पवार तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये चुनाव उनके अस्तित्व की लड़ाई का ही है। इंडिपेंडेंट 1, देखिए शिंदे गुट 7, और इधर अगर आप उद्धव देखेंगे 9। तो कैसे उद्धव आगे निकल गए शिंदे से, कैसे शरद पवार आगे निकल गए अजीत पवार से, और कैसे कांग्रेस आगे निकल गई बीजेपी से। ये लोकसभा के नतीजे हैं। अब सोचिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में क्या होने वाला है। अगर यही पैटर्न रहता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल है भाई। अब देखिए एमबीए की जो 5 गारंटी है, महालक्ष्मी, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, कुटुंब रक्षा 25 लाख रुपए तक, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा, कृषि समृद्धि, ये एमबीए की गारंटी है। युवाओं को वचन दिया है रोजगार का, 4000 रुपए की मदद भी बेरोजगारों को मिलेगी। समानता की गारंटी दी है, जातिगत जनगणना होगी, 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे। ये सारी गारंटियां हैं एमवीए की, यानी इंडिया गठबंधन की। और अगर मैं आपको बताती हूं एनडीए की गारंटी के बारे में, बीजेपी की गारंटी के बारे में, 25 लाख नौकरियों का वादा, लाड़की बहन योजना में 2100 रुपए महीना, और ये बहुत ही कारगर योजना वहां पर साबित हो रही है। 227 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। ये जो लखपति दीदी वाला है आपका मध्य प्रदेश में खूब छा गया था बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता परीक्षण, किसानों को कर्ज माफ, किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000। आपको पता है कि महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर कितना ज्यादा इस वक्त कर्ज है और कितना ज्यादा उनके ऊपर दुख है। आप सोच लीजिए उनकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इन लोगों का जो फोकस है वो किसान है, हर गरीब को भोजन और आश्रय, और इस तरीके से 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 ट्यूशन, ये इनका पूरा का पूरा गारंटी कार्ड है। तो देखिए फिर सवाल आ जाता है, कौन जीतेगा महाराष्ट्र चुनाव। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको इस वक्त क्या लगता है। वोटिंग 20 नवंबर को है, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।